फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम पैरेलल यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी को देखने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, और कौन से लॉज ऑफ फिजिक्स है, कौन सी थ्योरीज ऑफ फिजिक्स है जो इसको जिससे ये डिराइव होती है, उसमें कितनी सच है, कितनी मिथ है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की जर्नी में हमें क्वांटम फिजिक्स के पास चलना पड़ेगा। तो क्वांटम फिजिक्स की वेरी बेसिक्स मैं लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वांटम फिजिक्स है क्या, और उससे फिर धीरे धीरे हम लोग लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी। ठीक है, कि वो है क्या। सबसे पहले चलते हैं क्वांटम फिजिक्स के हिस्ट्री के बिगिनिंग। तो क्वांटम फिजिक्स की हिस्ट्री की बिगिनिंग स्टार्ट होती है, बहुत और भी चीजें हैं बट जो मैं रेलिवेंट चीजों पर फोकस रखना चाहूंगा। तो जो सबसे रेलिवेंट चीज है उसकी जो स्टार्ट होती है वो होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है कि सपोज करो कि ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक है, इसमें दो स्लिट्स है, यहां से दो चीजें जो है उसको फाड़ी गई है और यहां से कोई भी चीज पास हो सकती है उस तरफ में। और सपोज करो कि ये स्क्रीन, अब कोई भी चीज आप जो फेंकते हो यहां से, उसका मार्क उस स्क्रीन पर पड़ता है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो सपोज करो किसी पार्टिकल से करते हैं, सपोज मार्बल्स हम थ्रो कर रहे हैं। तो आप लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करोगे कि मार्बल्स के मार्क इस स्क्रीन पर कहां पड़ेंगे। तो हम देखेंगे कि ऑब्वियसली बाकी का चीज तो वुडन ब्लॉक है, तो मार्बल्स उससे टक्कर खाकर गो बैक का। एकमात्र मार्बल्स जो स्क्रीन में मार्क पड़ेंगे वो जो स्लिट्स के माध्यम से जो निकलकर स्लिट से जाएंगे और इस पर मार्क करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करो कि कोई भी यहाँ पर स्पिन और स्विंग, वसीमक्रम और शेनवान कोई नहीं एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा कि इट विल पुट अ मार्क ओनली ऑन द पैरेलल टू द स्लिट्स इन द स्क्रीन, क्योंकि मार्बल्स वहीं पर जाकर टक्कर करेंगे, बाकी के मार्बल्स तो इससे टक्कर खाकर वापस चले जाएंगे, रिबाउंड कर देंगे। तो दिस इज द हाउ द पार्टिकल्स बिहेव, दे हैव अ फिक्स्ड मार्क दैट विल बी पुट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब क्या होगा अगर आप एक ओशियनिक वेव्स, वहां से एक वेव, पानी का वेव आप यहां से भेज रहे हो, तब क्या होगा। तब आप बोलोगे कि ऑब्वियसली वो पानी का वेव है, तो वेव है तो वो भले ही स्लिट से निकलेगा बट उसकी मार्क पूरे स्क्रीन पर रहेगी, क्योंकि इट्स अ वेव। सो वेव का नेचर इट्स ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है वेव और पार्टिकल के नेचर में। तो अब जब ये एक्सपेरिमेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन से किया गया, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन गन से जब वो निकल के आ रही तो उसका क्या होगा। तो हम ये एजम्पशन करेंगे कि बिहेव लाइक हाउ द मार्बल्स बिहेव, जैसे मार्बल्स ने बिहेव किया था, कि उसकी जो मार्क होगी वो स्लिट्स के पैरेलल में स्क्रीन पर होगी। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया और उसका जो रिजल्ट आया, इट वॉज अ शॉकर टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वर्ल्ड पूरी तरह से शॉक हो गई इसकी रिजल्ट को देखकर। इसका जो रिजल्ट आया, इलेक्ट्रॉन्स की मार्क वेयर ऑल ओवर द स्क्रीन। इनफैक्ट एक इंटरफ्रेंस पैटर्न होता है, उसको मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दैट इंटरफ्रेंस पैटर्न रिप्रेजेंट्स वेव्स। तो इंटरफ्रेंस का पैटर्न आया इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स को जब यहां से निकाला गया इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, तो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स वर बिहेविंग लाइक वेव्स। तो अब शॉकर ये है कि हाउ कैन इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक वेव्स। तो अब इसको फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा सा सही ढंग से सोचते हुए कि चलो सही ढंग से और किया जाए, मोर एक्यूरेट वे में किया जाए, फिजिसिस्ट और एक्सपेरिमेंट जो लोग कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर स्लिट के पास एक डिटेक्टर को लगाया। यू कैन डिटेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मैग्नेटिक डिटेक्टर और मैकेनिकल डिटेक्टर, देयर आर डिटेक्टर्स जिससे आप इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करके देन दे आर थ्रोइंग इट बैक टू द स्क्रीन, ठीक है। ये जब एक्सपेरिमेंट को किया गया तब इट वाज अ डबल शॉकर टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। उन लोगों ने लगा कि चलो पहला का तो शॉकर है कि इट्स बिहेविंग लाइक अ वेव्स, ठीक है, सो ऑल ओवर द इट्स मार्क इज ऑल ओवर द स्क्रीन, इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है। दूसरा बार जब उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक अ मार्बल्स, मींस बैक टू पार्टिकल्स, जब डिटेक्ट करके फेंका जा रहा है उसे। मतलब क्या कि इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा है, उससे ये प्रूव हो रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करते हो इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल्स, ठीक है। जब आप नहीं डिटेक्ट करते हो इट बिहेव्स लाइक अ वेव, ठीक है। तो दिस इज अ शॉकर, एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी जो नेचर है
जब आप डिटेक्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो किसी मैकेनिकल डिटेक्टर से, वो एक अलग तरीके से बिहेव करती है, और जब आप नहीं ऑब्जर्व करते हो वो एक अलग तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 मेन फिजिसिस्ट थे जो कोपेनहेगन इंस्टीट्यूट में बिलोंग करते थे, नील बोर, वर्नर हाइसेनबर्ग और मैक्स बॉर्न। ये 3 और भी फिजिसिस्ट थे, बट ये 3 का मेन दबदबा था। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की सबसे पहली थ्योरी, बेसिक थ्योरी थी जिसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। उसमें उन्होंने बोला कि बेसिक थ्योरी उसकी ये है कि जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कि डिटेक्ट होने के बाद कहां पर मिलेगा। मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन इज ऑल ओवर, इट इज एट x1, y1, इट इज एट x2, y2, x3, y3, x4, y4, ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन जब आप डिटेक्ट करोगे, इट विल कोलैप्स एंड वो x1, x2, x3, x4 में से कहीं एक जगह पर मिलेगा। और किस जगह पर मिल सकता है उसकी सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो जब आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्व कर लिया तो वो तो फिर कोलैप्स होकर एक जगह पर आ गया, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, उसकी पोजीशन होगी, लेट्स x2, y2 पर मिल गया तो ठीक है बात। लेकिन जब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, यू कैन ओनली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। ठीक है, ये पहली इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, जो दी नील बोर, मैक्स बॉर्न और वर्नर हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग की इन लोगों ने मिलकर दी। ठीक है, हाइजेनबर्ग की एक और थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो ये थ्योरी तो दे दी उन्होंने। अब इससे 2 और जो बड़े फिजिसिस्ट थे उस टाइम के, वो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थ्योरी। ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो है, इसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं। उन 2 फिजिसिस्ट के नाम थे, एक तो एर्विन श्रोडिंगर, जिसके इक्वेशंस को यूज करके ये बनाया गया। उन्होंने इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन दी थी वो दी थी किसी और अपने पर्पस से दी थी कि ये है सबएटॉमिक पार्टिकल को, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और था जो रिजेक्ट हो गए, उस पर नहीं जाते हम लोग। तो जिन्होंने इक्वेशन वो दी थी, उन्हीं की इक्वेशन को यूज करते हुए नील बोर, हाइजेनबर्ग और मैक्स बॉर्न ने प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी दी कि सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। लेकिन वो खुद श्रोडिंगर इस थ्योरी से खुश नहीं थे, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। दूसरा जो था वो पूरे वर्ल्ड के, हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बिगेस्ट फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो खुद इस थ्योरी से, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन से खुश नहीं थे। अब श्रोडिंगर ने क्या किया, उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट किया। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि वो एक्सपेरिमेंट आप रियली में नहीं करते हो, आप इमेजिनेशन कराते हो कि देखो ऐसे ऐसे होगा तो क्या होगा। श्रोडिंगर ने जैसे कि एक जो थ्योरी थी उसको, एक थॉट एक्सपेरिमेंट थी, वो बहुत फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है श्रोडिंगर कैट। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, आप लोगों ने बहुत जगह पर। तो वो श्रोडिंगर कैट, श्रोडिंगर ने बता नहीं रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट मतलब में ऐसे ऐसे होगा तो ये रियलिटी है। ही इज मॉकिंग द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। वो नील बोर, हाइजेनबर्ग और उनको मॉक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी थ्योरी क्या है? उनकी थ्योरी ये है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होती है, जैसे यूरेनियम आप ले, तो उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन होता है वो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो सपोज करो एक जगह से हटकर दूसरे जगह आ गई तो रेडिएशन होती है। अब अभी हमने डिसाइड किया, अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन नहीं होती जब आप ऑब्जर्व नहीं करते हो। मतलब क्या कि सपोज करो कि रेडिएशन x1 से x2 जाने पर होता है, ठीक है। तो अब आप ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के x1 और x2 पे गया है, ऐसा कोई बात नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ऑल ओवर द प्लेस। मतलब कि वो x1 से x2 पे गया भी है और नहीं भी गया है, अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते उसको तो, ठीक है। यानी कि रेडिएशन निकला भी है और नहीं भी निकला है। इस रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है ग्रेगर काउंटर। तो श्रोडिंगर ने बोला कि हम ग्रेगर काउंटर से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलेगी उसको हम डिटेक्ट करेंगे, और ग्रेगर काउंटर से अटैच एक हैमर होगा जिसपे जो एक पॉइजन की बोतल है और एक कैट है, और ये सब एक बॉक्स में बंद है। ये उसकी एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि रेडिएशन अगर डिटेक्ट होती है तो हैमर जो है पॉइजन को, बोतल को मारेगी, पॉइजन निकलेगा और कैट मर जाएगी, और बॉक्स में कैट वुड बी डेड। और अगर नहीं निकलती तो कुछ भी नहीं होगा, कैट वुड बी अलाइव। अब श्रोडिंगर ये बोल रहा है कि इनकी क्वेश्चन ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो x1 से x2 पे जा भी रहा है और नहीं भी जा रहा, ठीक है। मे बी इलेक्ट्रॉन इज x1 से x2 जंप कर रही है और नहीं भी कर रही, बोथ आर ट्रू। इफ बोथ आर ट्रू देन इसका मतलब ये है कि हैमर जो है पॉइजन को मार भी रहा है और नहीं भी मार रहा, बोथ आर ट्रू, मींस कैट इज बोथ डेड एंड अलाइव। तो हाउ कैन दिस बी ट्रू?
कि कैट इज बोथ डेड एंड अलाइव। ये उसका क्वेश्चन था श्रोडिंगर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो उसने पूछा। तो इसके जवाब में आइंस्टाइन ने श्रोडिंगर को एक लेटर लिखा और कहा कि आई एम 100% आई एग्री विथ यू, दिस गाइज आर प्लेइंग विद द रियलिटी। और आइंस्टाइन का फेमस है कि स्टेटमेंट है कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विथ अस, भगवान हमारे साथ आंख में चौली नहीं खेलता, अगर हिंदी ट्रांसलेशन में तो ये आइंस्टाइन का कहना था। लेकिन क्या हुआ कि जो पीआर की गेम थी और जो भी कुछ था उसमें नील बोर की दबदबा ज्यादा था। तो आइंस्टाइन लॉस द पीआर बैटल। मैं केयरफुली अपने वर्ड्स को चूज कर रहा हूं कि आइंस्टाइन लॉस द पीआर बैटल। ये जरूरी नहीं है कि आइंस्टाइन ने जो बातें कही वो गलत थी। तो अब आइंस्टाइन ने भी अपनी एक और थ्योरी दी थी क्वांटम एंटेंगलमेंट की, उसमें मैं कभी बाद में आता हूं। अभी फिलहाल मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। Einstein got dead by I think 1953 or something. You can check the Google and everything where it got dead. 1955-56 के अराउंड में एक फिजिसिस्ट आता है, अमेरिकन फिजिसिस्ट, जिसका नाम था ह्यूग एवरेट। तो ह्यूग एवरेट ने एक थ्योरी दी जिससे पैरेलल यूनिवर्सेस आता है। अब मैं उस थ्योरी को बताने की कोशिश करता हूं। उससे पहले मैं क्वांटम एंटेंगलमेंट भी थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये थ्योरी क्वांटम एंटेंगलमेंट को यूज करती है। ह्यूग एवरेट से पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है? तो क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है कि आप जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन्स को क्वाड से बना सकते हो, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी कॉल्ड एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स लैब्स में बनाए जाते हैं, आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मतलब उसका क्या होता है, वो पति पत्नी के जैसे होते हैं। तो पति पत्नी क्या होता है, कभी किसी चीज पे एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं, राइट। तो पति कुछ बोलेगा तो पत्नी कुछ बोलेगी। तो सिमिलरली एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एक को डिटेक्ट करोगे उसको, तो अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज चल रही है तो दूसरी की एंटी क्लॉकवाइज डिटेक्ट होगी, और एक की एंटी क्लॉकवाइज अगर डिटेक्ट होगी तो दूसरी की क्लॉकवाइज डिटेक्ट होगी। ये एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो उन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे लगने के कारण उनकी जो फीचर है वो एक दूसरे को अफेक्ट करती है, ठीक है। कि एक पे श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं लगा, पेयर पे लगी। ह्यूग एवरेट ने बस इसी थीसिस को आगे बढ़ाया। उसने बोला कि हम ये तो मानने को तैयार हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स एंटेंगल होता है, लेकिन जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मैकेनिकल डिटेक्टर ने जिस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया था, ये क्यों नहीं मानने को तैयार है कि मैकेनिकल डिटेक्टर भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, वो कोई अलग से चीजों से तो बना नहीं है। तो अगर हम मैकेनिकल डिटेक्टर व्हेन इट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, दे बोथ गेट एंटेंगल्ड विथ ईच अदर, एंड श्रोडिंगर इक्वेशन उनके ऊपर अप्लाई होगा। और फिर क्या होगा कि मैकेनिकल डिटेक्टर के दो वर्जन आएंगे, उस इक्वेशन से दो वर्जन आएंगे। एक वर्जन में एक मैकेनिकल डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज डिटेक्ट करेगा स्पिन, और दूसरा मैकेनिकल डिटेक्टर दूसरे वर्जन में एंटी क्लॉकवाइज डिटेक्ट करेगा। अब भाई बात हुआ कि मैकेनिकल डिटेक्टर है, तो जिस मैकेनिकल डिटेक्टर को अगर मैं एज एन ऑब्जर्वर देख रहा हूं, तो मैकेनिकल डिटेक्टर इज एंटेंगल्ड विद द फोटोन, जो लाइट है उस लाइट मेरे से डिटेक्ट है। ये जो लाइट है वो सन से एंटेंगल्ड है, सन जो है वो गैलेक्सी से एंटेंगल्ड है, और गैलेक्सी जो है यूनिवर्स से एंटेंगल्ड है। मतलब कि जब मैकेनिकल डिटेक्टर उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है तो केवल मैकेनिकल डिटेक्टर नहीं, द एंटायर यूनिवर्स गेट्स एंटेंगल्ड विद दैट इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन जो है वो पूरे यूनिवर्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पर लगेंगी। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि यूनिवर्स इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे में होगी एंटी क्लॉकवाइज। दो मतलब एक यूनिवर्स में एक जो रवि है वो उसको क्लॉकवाइज देखेगा, और वो सोचेगा कि देखो इससे पहले तो ये दोनों थे, अब कोलैप्स करके क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में एक जो रवि है वो उसको जाकर एंटी क्लॉकवाइज देखेगा। मतलब क्या कि ह्यूग एवरेट ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब आप ऑब्जर्व नहीं करते हो थ्रू मैकेनिकल डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होता है, दो यूनिवर्सेस साथ साथ में चल रहा है। एक्चुअली में दो यूनिवर्सेस नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सेस है, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि दो यूनिवर्सेस साथ साथ हैं। ये दोनों एकदम आइडेंटिकल जैसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करा, दिस गेट्स स्प्लिट विथ ईच अदर। और फिर एक यूनिवर्स में एक रवि ने ऑब्जर्व करा उसको क्लॉकवाइज, दूसरे यूनिवर्स में दूसरे रवि ने उसको ऑब्जर्व किया एंटी क्लॉकवाइज।
वो बोल रहा है कि जो आप बोल रहे हो ना कि कोलैप्स होकर केवल x2, y2 पे दिख रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। असल में इलेक्ट्रॉन इज बोथ एवरीवेयर, x1, x2, x3, x4, बट एट डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्स। एक यूनिवर्स में इट्स एट x1, y1, दूसरे यूनिवर्स में x2, y2, तीसरे यूनिवर्स में x3, y3, और हर यूनिवर्स का रवि उसको उस जगह पर देख रहा है और वो सोच रहा है कि बाकी के रियलिटीज कोलैप्स हो गई। ऐसा नहीं है। जो उसका इंटरप्रिटेशन है उसको कहा जाता है मैनीफोल्ड्स इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इससे श्रोडिंगर कैट की जो एक्सपेरिमेंट है उसको वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो ऐसे सॉल्व करेंगे कि श्रोडिंगर कैट में जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, जब उसको डिटेक्ट की गई ग्रेगर काउंटर के द्वारा, जब वो हुआ तो इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन हुआ भी और नहीं भी हुआ, लेकिन एक यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन हुई, दूसरे में नहीं हुई। एक इलेक्ट्रॉन में ग्रेगर काउंटर ने रेडिएशन को डिटेक्ट किया, दूसरे में नहीं किया। एक यूनिवर्स में हैमर ने पॉइजन को मारा, दूसरे में नहीं मारा। एक यूनिवर्स में कैट इज डेड, दूसरे में कैट इज अलाइव। यानी कि यस, कैट इज बोथ डेड एंड अलाइव, बट इन अ पैरेलल यूनिवर्सेस। तो ये ह्यूग एवरेट की मैनीफोल्ड्स इंटरप्रिटेशन की थ्योरी है, जो सिर्फ ये कहती है कि अगर श्रोडिंगर इक्वेशन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है तो हम कौन सी खेत की मूली हैं, हम भी तो उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने, तो ये हमारे ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो रही है। इनफैक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन सारे सिस्टम पे अप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवर्स पे अप्लाई होनी चाहिए, और आप अप्लाई करो, आपको सारे के सारे मिस्ट्रीज रिजॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। यहां से ये लॉजिकली कंस्ट्रक्ट होती है। अभी के लिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वांटम एंटैंगलमेंट पर बनाएंगे, आइंस्टाइन की एक फेमस पेपर है ईपीआर पेपर, उस पर बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि ये जो पैरेलल यूनिवर्सेस की मैनीफोल्ड्स इंटरप्रिटेशन की थ्योरी है, इससे उसको भी कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इवन दैट गेट्स रिजॉल्व बाय दैट। तो ये चीजें हैं, ये जो मैथमेटिकली जो श्रोडिंगर इक्वेशन से हम पैरेलल यूनिवर्स डिराइव कर रहे हैं, ये मैथमेटिकली कन्विंसिंग मुझे लगती है, ये मेरी ओपिनियन है। There are other different theories as well, but none of those theories से मैं नहीं कन्विंस हुआ। आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो खुद ब खुद, ठीक है। लेकिन ये जो मैनीफोल्ड्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी है, इट्स एन इंप्रूवमेंट ओवर कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन पर छोड़ देती है कि क्यों डिटेक्ट करने पर इसकी जो कोहेरेंस है, यानी कि एक डिफरेंट x1, y2, x2, y3, x3, x4 सब जगह इलेक्ट्रॉन थी, और फिर डिटेक्ट करने पे केवल x2 पे दिखती है। ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन को वो ओपन एंडेड छोड़ देती है। इस ओपन एंडेड क्वेश्चन को मैनीफोल्ड्स इंटरप्रिटेशन सॉल्व करती है, इसलिए मैथमेटिकली ये कन्विंसिंग लगता है। अब सवाल होता है कि अगर वो यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है तो हम उसको क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। हम उसे इसलिए नहीं एक्सपीरियंस कर सकते क्योंकि वो एक डिफरेंट डायमेंशन है। हम 3D बींग्स हैं, हम x, y, z वाले बींग हैं। जो पैरेलल यूनिवर्स में जो यूनिवर्स आता है वो 5th डायमेंशन हो गया, और 5th डायमेंशन को हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते 3D बींग होते हुए। अगर हम एक ऐसा बींग होते जो 5 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरस्टेलर मूवी अगर याद हो, वैसा कोई बींग होते तो मे बी वी वुड हैव एक्सपीरियंस दैट, ठीक है। लेकिन हम बीइंग अ 3D, मैं अपने पैरेलल वर्जन ऑफ रवि को नहीं एक्सपीरियंस कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि मेरा जो x, y, z है वो एक पैरेलल यूनिवर्स के x, y, z से डिफरेंट है, ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी में यूनिवर्सेस आइडेंटिकल चलते हैं बहुत टाइम तक, एंड देन दे स्प्लिट विद ईच अदर। ह्यूग एवरेट ने इस फेनोमिनन को अमीबा के स्प्लिट से कंपेयर किया था। अमीबा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, व्हेन इट स्प्लिट्स इट कैरीज द हिस्ट्री अलोंग विद इट, वो हिस्ट्री लेके कैरी करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नया अमीबा बन गया, ऐसा नहीं है। उससे पहले वो दोनों जो नेक्स्ट वर्जन अमीबा जो स्प्लिट होकर गया, वो बोथ वे सुपर इम्पोज विद ईच अदर, बाद में वो स्प्लिट होते हैं। सेम थ्योरी उसने अपने पीएचडी के थीसिस में लिखा था ह्यूग एवरेट ने। ये उसके फुटनोट्स में आप जाओगे तो फुटनोट्स में उसने ये लिखा था कि ऐसे यूनिवर्सेस की स्प्लिटिंग होती है, देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे वायोलेट नहीं होती है। जो पहले थी दोनों यूनिवर्स साथ साथ चलते हैं, देन दे गॉट स्प्लिट। मतलब कि बचपन में एक अगर यूनिवर्स स्प्लिट हुई होगी तो बचपन में एक रवि होगा जिसकी बाकी की जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है वो रवि हैज बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वो भी पॉसिबिलिटी है, और मैं डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हूं। तो दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी। इन द नेक्स्ट वीडियो एज आई सेड हम लोग क्वांटम एंटेंगलमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। आइंस्टाइन के पेपर, वो उसमें लोकैलिटी और नॉन लोकैलिटी फिजिक्स में क्या कंसेप्ट होते हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। इट्स वेरी एक्साइटिंग
एज मैं बता रहा हूं कि जो फिजिक्स को जो कोर कंसेप्ट होते हैं दे आर समटाइम्स इवन मोर एक्साइटिंग देन इवन साइंस फिक्शन। तो उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर पैरेलल यूनिवर्सेस से क्वांटम एंटेंगलमेंट की जो इंटायर थ्योरी है उसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। एंड दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो then please put a comment, subscribe to the video and like it, and thank you very much.